नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज़हीर कुरैशी इनकी गज़ल पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1950 में हुआ था। इन्होंने मानव जीवन के अनेकों समस्या पर प्रकाश डाला है। आम आदमी के भावनाओं की प्रामाणिकता को अभिव्यक्ति इन्होंने दी है। नारी शोषण की यथार्थ अभिव्यक्ति इस गज़ल के माध्यम से हुई है। दिखावटी जो आदर्शवाद समाज में होता है उस पर प्रकाश डाला गया है। निर्बल और सबल का भी वर्णन इसमें किया गया है। अंतर्मन का जो द्वंद्व होता है उस पर भी चर्चा की गई है तथा स्त्री तथा दलित विमर्श इसमें दिखाई देता है। हम देखते हैं इनके गज़लों के माध्यम से सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। पहली गज़ल है स्त्री को लेकर। जिस स्त्री को कहा जाता है, स्त्री के बारे में कहा जाता है, ये अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब पहली गज़ल जैसे देख लेते हैं हम। जब भी औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया, पार गमन को पहले खुद को कितनी दिन तैयार किया। अब गज़लकार स्त्री के विषय में जब चर्चा करता है, अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो वह हमें यह दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से कोई लिखित नियम है, कोई अलिखित नियम है। समाज के द्वारा स्त्रियों पर न जाने कितनी पाबंदियां लगाई गई है और उस पाबंदी को पार कर, उस सीमाओं को पार कर बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए समाज द्वारा इस डाली गई पाबंदियों को पार कर जब स्त्री उस सीमा को, जो सीमाएं समाज द्वारा लिखित या अलिखित रूप में डाली गई है, उस सीमा को जब पार करने का प्रयास करती है, तब उसके अंतर्मन में एक पीड़ा निर्माण होती है, एक चिंता निर्माण होती है और वह अपने आप में संघर्ष करने लगती है, क्योंकि समाज स्त्री के विचारों को नहीं मानता, उसे दासी तक सीमित रखता है। और यह लिखित और अलिखित नियम है। और इसीलिए पुरातन जो रूढ़ियां है, जो समाज द्वारा डाले गए बंधन है, जो पाबंदियां है, उसे जब एक स्त्री पार करना चाहती है, तब उसके अंतर्मन में एक डर सा महसूस होता है और वह कितनी बार सोचती है पता नहीं, क्योंकि एक तो समाज के साथ विद्रोह करना, पुराने विचारों के साथ विद्रोह करना, और उस विद्रोह करने के बाद की स्थिति, समाज में जाने के बाद न जाने कितनी समस्याओं को वहाँ पर मुंह देना पड़ेगा, उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और इसी कारण से इस स्त्री की व्यथा को इस गज़ल के माध्यम से कहानी वहाँ पर गज़लकार हमारे सामने रखते हैं। और हम देख लेते हैं स्त्री के बारे में समाज की मानसिकता कैसी है। एक साहित्य में मैंने पढ़ा था कि लक्ष्मण उर्मिला को छोड़कर चले गए, आदर्श भाई बन गए। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले गए, महात्मा बन गए। महात्मा गांधी कस्तूरबा को छोड़कर चले गए, महात्मा बन गए। गांधी जी बन गए, बापू बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। लेकिन उसी तरह से अगर कोई स्त्री अपनी दहलीज पार कर घर से बाहर चली जाती है तो उसे उल्टा माना जाता है
और यह समाज की मानसिकता है। और इसी मानसिकता से डरकर स्त्री अंदर ही अंदर कई बार सोचती है वह समाज द्वारा जो सीमा रेखाएं या उसके पैरों में जो पाबंदियां डाली गई है उसे तोड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर आज शिक्षा के द्वारा स्त्री समझ गई है और वह शिक्षा पाकर अपने जीवन का रास्ता खुद वहाँ पर ढूंढ रही है, बना रही है। और इस तरह से स्त्री जब अपनी सीमा पार कर लेती है अपने उन विचारों की जो समाज द्वारा डाले गए हैं, उन सारी स्थितियों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और इसके लिए न जाने कितने दिनों से वह अंदर ही अंदर तैयारी कर रही होती है। और उसके मन की जो व्यथा होती है उस व्यथा को इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। न जाने कितने दिनों से वह सोचती है मुझे अब बाहर जाना है, इस पाबंदियों को तोड़ना है, तो न जाने क्या होगा। और उसकी उस मन की स्थिति को यहां पर दर्शाया गया है। अब दूसरी गजल हम देख लेते हैं। जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है, किसी भी कष्ट को लेकर जनता ने हाहाकार कब किया। अब गजलकार कहता है सामाजिक व्यवस्था कैसी है, समाज में चाहे कितने भी समाज पर चाहे कितने भी अन्याय करो, अत्याचार करो, कितनी भी वहां पर कर लगाओ जिसे हम टैक्स बोलते हैं, कैसे भी कानून बनाओ, चाहे उनके साथ कुछ भी करो, उन्हें अपेक्षा दिखाओ, बस उन्हें एक गलत राह पर ले जाओ, उन्हें अलग अलग वहां पर दिशा दिखाओ और इस तरह से उन्हें मोह में डालकर अपना काम कर लो। और इस तरह से जनता पर चाहे कितने भी अन्य अत्याचार हो उसे उन्हें गुमराह किया तो सब वहां पर जो लोग गुमराह करते हैं उनका मकसद वहां पर निकल जाता है। और इस तरह से अगर शक्ति बढ़ने लगी इस तरह से तो वहां पर जाति के नाम पर दोनों को अलग अलग कर दो, शक्ति कम हो जाएगी और इस तरह से अपना काम निकाल लो। यह समाज की स्थितियां है और इस पर जनता कभी आवाज नहीं उठाती, चुपचाप सहने की आदत उसकी बन गई है। और इसीलिए कवि कहता है यह सामाजिक स्थिति कैसी है, देखो जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है, किसी कष्ट को लेकर जनता ने कब हाहाकार किया। यानी समाज की कैसी भी स्थिति हो, समाज में वह सहने की एक आदत सी बन गई है। चाहे कितना भी अन्याय करो, कितना भी अत्याचार करो, कुछ भी करो, अपना मकसद निकाल लो, बस हो गया। लेकिन इसके लिए वहां पर जनता कभी वहां पर उसके खिलाफ अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होती। यह सामाजिक स्थिति बन गई है और इसी को लेकर यह गजल लिखी गई है। अब उसके आगे कभी गजलकार कहते हैं वो कारोबारी दिमाग था, सागर तट पर जा बैठा, लहरें गिन गिन कर भी उसने लाखों का व्यापार किया। अब इसमें गजलकार यह बता रहे हैं कि समाज में हर एक के बाद अलग अलग कला होती है। कोई अच्छा सा संगीतकार होता है, रियाज करता है, संगीत की उपासना करता है। कोई अच्छा साहित्यकार होता है और उसकी लेखनी तलवार से भी तेज होती है, जो मनुष्य के हृदय पर प्रहार करती है, उसे सोचने के लिए बातें करती है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग कलाएं होती है और उसी तरह से इस समाज में जिसके पास बुद्धि चातुर्य है वह किसी भी तरह से इस समस्याओं से रास्ता निकाल लेता है। और इसीलिए कभी कहता है जो कारोबारी दिमाग होता है ये कहीं से भी अपना कारोबार कर लेता है, बाजार में जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। वो सागर के तट के किनारे जाकर भी बैठ गए तो वहां पर भी लाखों का मुनाफा कमा लेता है। ये कारोबारी दिमाग होता है और इस तरह से लोग वहां पर
कारोबारी दिमाग से अपना मकसद हथिया लेते हैं। अब दूसरी अगली गजल हमारे सामने जब आ जाती है, वो मनुष्य के अंतर्मन में जो स्थिति है उसका दर्शन है। द्वंद्व बुद्ध जैसा, द्वंद्व युद्ध जैसा, द्वंद्व युद्ध जैसा कुछ मन के अंदर चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? तुमने इस पर कभी विचार किया है? गजलकार कहते हैं मनुष्य का जो मन होता है उसमें दो मन है, एक सही है एक गलत है, और अक्सर उस दोनों मन में संघर्ष चलता रहता है। वो एक दूसरे से संघर्ष करता है। जो अच्छाइयाँ है उसकी ओर अगर एक मन जा रहा है तो दूसरा मन उस पर हावी होने लगता है जो बुरा है। जैसे छात्र के स्तर पर अगर उदाहरण देना ही है तो छात्र महाविद्यालय में आ जाते हैं, महाविद्यालय के परिसर में कैंटीन में इधर उधर बैठ जाता है, और उसमें से बैठने के बाद उस छात्र का एक मन कहता है मैं तो महाविद्यालय में आ गया सुबह से, लेकिन अब ताशिका को जाना है। तो एक मन तो ये कहता है नहीं जाना चाहिए, हम इतने सुबह से आ गए हैं, माँ ने रोटी बनाकर दी थी, और इसलिए एक मन कहता है जाना, तो दूसरा मन कहता है क्या करना जाकर चलो यहीं पर बैठ जाते हैं। और इस तरह से मन में द्वंद्व होता है। सामाजिक स्तर पर उदाहरण देना है तो हम देखते हैं समाज में बहुत सारे गलत कार्य होते हैं। उस गलत कार्य की ओर जो व्यसनाधीनता है या बुरी राह है, गलत विचार प्रवाह है, एक मन कहता है उस विचार प्रवाह की तरफ हमें जाना नहीं है, लेकिन दूसरा मन बार बार उसी बुरी या गलत विचार प्रवाह की ओर हमें ले जाने के लिए तैयार होता है। यह मनुष्य के मन में दो मन का संघर्ष चलता रहता है। लेकिन कभी हमने सोचा है सही कौन सा है, गलत क्या है? और जब सही रास्ते पर मनुष्य चलना चाहता है तो हमेशा यह बुरा मन उस पर हावी हो जाता है। लेकिन मनुष्य ने अगर जीवन में सफलता पानी है तो जो मन सही रास्ते पर ले जा रहा है वो भले ही कमजोर है लेकिन उसी की सुननी चाहिए। इस तरह से गजलकार मनुष्य के अंतर्मन में जो द्वंद्व है उसे लेकर वहां पर प्रकाश डालते हैं। और सामाजिक दूसरी स्थिति हमारे सामने आ जाती है। कुछ लोगों की आदत कैसी होती है देखो, वे केवल आरोपों की ही भाषा में बात करते हैं। अच्छे कामों का भी उन लोगों ने गलत प्रचार किया। कई लोगों की दृष्टि ऐसी होती है, चाहे समाज में कितना भी अच्छा कार्य करो उसमें से वह गलती ही निकालते हैं। उनकी वो दृष्टि होती है, उनकी वैचारिकता होती है। चाहे तुम कितना भी अच्छा कार्य करो लेकिन उन्हें सिर्फ वह उसमें क्या कमियां हैं, उसने क्या गलत किया, उसने क्या करना नहीं चाहिए था, मैं उससे कितना श्रेष्ठ हूं, मैं उससे कितना अच्छा हूं, यह मेरे सामने कुछ भी नहीं है, यह जो कर रहा है गलत कर रहा है, यह जो नया तरीका उसने आजमाया है वो भी कितना गलत है, यह इस तरह से बात करता है, वो उस तरह से बात करता है। यह जो दृष्टि होती है, यह दृष्टि मनुष्य के जो मनुष्य बातें कर रहा है उसके संस्कार तथा उसकी जो कमजोरियां है, जो उसकी मानसिकता है, वह समाज को किस दृष्टि से देखता है यह दर्शाती है। वह जो कहता है उससे सामने वाले को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति बातें कर रहा है, उसके पैर खींचने का प्रयास कर रहा है, उसकी गलतियां निकाल रहा है, तो उस व्यक्ति की हैसियत क्या है, वो किस दृष्टि से सोचता है और उसे सिर्फ कमियां ही क्यों दिखाई देती है, यह समाज में दिखाई देता है। वह व्यक्ति अहंकार के कारण या मैं उससे कितना श्रेष्ठ हूं यह दिखाने के लिए उसकी कमियां निकालता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सामने वाले में सुधार हो,
उसका जीवन अच्छा हो, वो अच्छे पद पर चले जाए, उसकी प्रगति हो। इस दृष्टि से अगर कोई कमियां निकालता है और बता देता है तो उससे बड़ा मित्र या अच्छा व्यक्ति समाज में नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ अब हम कितने श्रेष्ठ हैं ये दिखाने के लिए अगर हम दूसरों को दोष देते बैठते हैं तो उसमें हमारी नियति क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारे संस्कार क्या है, यह दिखाई देता है। और ऐसे लोग सिर्फ आरोपों की भाषा करते हैं। कहीं पर भी जाओ, अगर एक आध दफ्तर में एक आध बड़ा अच्छा कर्मचारी है, वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसने उतना अच्छा कार्य करने के बावजूद उससे उसके बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी तुरंत उसने कितना अच्छा कार्य किया है यह नहीं देखेंगे, उसमें क्या कमियां हैं यह देखेंगे और उसे बता देंगे कि आपने ये जो किया है ये बहुत गलत है। यानी उसमें सिर्फ आरोप लगाना, दोष दिखाना, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। दूसरा उदाहरण देना है तो हम देख लेते हैं। महाविद्यालय में एक छात्र गांव से आया है, वो पहले ठीक ठाक रहता नहीं था, गांव का परिवेश था, लेकिन वह अब कुछ दिनों से वह उसका रहन सहन बदल गया है, ठीक ठाक चाह रहा है, तो उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे तुम अच्छी तरह से आप वहाँ पर कपड़े पहन रहे हो, अच्छी तरह से आ रहे हो, अच्छी तरह से अब महाविद्यालय में आ जाओ, ताशिका करो, अध्ययन करो, क्यों नहीं हो सकता ये, अब कर सकते हैं। इस तरह से हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, यह सही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें क्या दिखाई देता है, ये देखो पहले किस तरह से रहता था, अब इस तरह से वह अच्छे कपड़े पहनकर आ रहा है और यह अब अच्छा बनने जा रहा है। इस तरह से उस पर आरोप करेंगे, उसकी कमियां निकालेंगे। इससे जो आरोप लगा रहे हैं उनकी दृष्टि या सोच समाज के सामने आ जाती है। यानी वह किस तरह से, जैसे हम देख सकते हैं धर्म राजा के दरबार में, वहां पर दुर्योधन को भेजा गया था इस भरी सभा में अच्छा खोने। जब धर्म राजा चले गए थे तो उन्होंने कहा कि इस राज्यसभा में कोई भी दुष्ट व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी वो नजर थी। और जब दुर्योधन को भेजा गया कि इसमें सज्जन व्यक्ति कौन है, दुर्योधन सारे दरबार में घूम कर आ गया, लेकिन उसने कहा इसमें एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं है। और यह दृष्टि का फर्क होता है। और उसी तरह से समाज में स्थित लोगों की अवस्था है, और कई लोगों को सिर्फ आरोपों की ही भाषा आ जाती है। और इसीलिए कवि कहते हैं वे केवल आरोपों की भाषा में बात करते हैं, अच्छे कामों का भी उन लोगों ने गलत प्रचार किया है। अब आगे देखते हैं। जितनी ताकत होगी उतना ही तो बोझ उठाएगा, उसने तो भी किया स्वयं की क्षमता के अनुसार किया। अब जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उसके अंदर जितनी क्षमता है उतना वो प्रयास करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रयास कर रहा है और उतना ही वो बोझ उठा पाएगा। अपनी क्षमता के से बढ़कर वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो प्रयास जरूर कर सकता है, लेकिन जितनी उसके पास क्षमता है, जितना वो कर सकता है, वो करने का प्रयास करेगा। और इस तरह से कवि कहते हैं जितनी ताकत होगी उतना ही तो बोझ उठाएगा, उसने जो भी किया स्वयं की क्षमता के अनुसार किया, उसमें जितनी क्षमता है वह कार्य करता है। लेकिन अपेक्षाएं और मनुष्य की ज़्यादा होती है, जो अपेक्षा कम और उसके प्रति द्वेष ज़्यादा होता है। यह समाज की स्थितियां है। लेकिन कवि कहते हैं उसके पास जितनी क्षमता है उतना कार्य करेगा। अंतिमतः कवि गजल में कहते हैं निर्बल कोई भी हो, औरत हरिजन अथवा शीश महल, निर्बल पर ताकतवर ने हर युग में अत्याचार किया है। जैसे समाज में वो कहते हैं जो गरीब है, जो असहाय है, उस व्यक्ति पर हमेशा अत्याचार किया जाता है। और उस व्यक्ति पर अत्याचार करना, मानो वह अत्याचारी जो सबल है वह एक अपना अधिकार मानते हैं और उन्हें यह कुछ नहीं लगता कि उस व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। उसमें जितना वो अत्याचार करेंगे उन्हें उतना अच्छा लगेगा, ये उनकी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि समाज की स्थिति कैसी होती है, अगर बलि देनी है तो कोई शेर की बलि नहीं देता, बलि बकरी की दी जाती है, क्योंकि वो कमजोर होता है।
और समाज की स्थिति भी ऐसी है, कमजोर लोगों की ही बलि दी जाती है। और यह समाज की स्थिति सदियों से चलती आ रही है। स्त्रियों पर और दलितों पर अत्याचार होते हुए हम देख रहे हैं। और इस तरह से समाज के अनेक प्रश्नों पर गजलकार ने हमारे सामने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। गजल के माध्यम से हमने देखा आम आदमी के भावनाओं की प्रामाणिक अभिव्यक्ति इसमें हुई है। नारी शोषण की यथार्थ अभिव्यक्ति इसमें दिखाई देती है। दिखावटी जो आदर्शवाद है वो दिखाई देता है। निर्बल और सबल वर्ग का चित्रण इसमें हुआ है। अंतर्मन का द्वंद्व हमने देखा है तथा दलित और स्त्री के ऊपर समाज द्वारा होते हुए अन्य अत्याचार का भी इसमें पर्दाफाश किया गया है। इस तरह से गजलकार जहीर कुरैशी ने अपने विचार कविता के माध्यम गजल के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। नमस्कार।